हेलो दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने देखा कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हम दोस्तों अपनी पिछली क्लास में संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। हमने पिछली क्लास में सर्वनाम पढ़ा था और उससे पिछली क्लास में संज्ञा पढ़ी थी। आज हम दोस्तों अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? विशेषण। देखो दोस्तों, विशेषण किसे कहेंगे? विशेषण तो सबसे पहली बात तो विशेषण को लेके यही है कि विशेषण एक क्या है। तो विशेषण एक क्या है दोस्तों? आपको एक बात याद रखनी है कि विशेषण विकारी शब्द है। भाई पहला प्रश्न तो अपने यहीं से बन सकता है। हमने परिभाषा वगैरह सब कुछ याद कर ली और हमें अगर ये नहीं पता कि विशेषण क्या है तो विशेषण एक विकारी शब्द है। ठीक है, फिर देखो दोस्तों कि विशेषण कहेंगे किसे। तो विशेषण किसे कहेंगे तो मैं आपको सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि विशेषण होता क्या है। जैसे मेरे पास एक वाक्य है कि बहुत काला घोड़ा, बहुत काला घोड़ा, बहुत काला घोड़ा। अब देखो दोस्तों, इसमें आप देखो, हम इसमें से बहुत काला घोड़ा क्या है तो इसमें अगर हम हमारा जाना पहचाना कौन सा शब्द आ रहा है तो देखो एक घोड़ा आ रहा है कि घोड़े से हमें पता चल रहा है कि घोड़ा क्या है। तो घोड़ा दोस्तों संज्ञा है। घोड़ा क्या है? संज्ञा। और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। हम पढ़ चुके ना कि भाई जानवरों का नाम है, जानवर एक समूह है, कि घोड़े का पूरा समूह हो गया तो घोड़ा एक संज्ञा है। ठीक है, अब इसमें विशेषण किसे कहेंगे? तो विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो इसमें देखो आप कि घोड़ा है, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि वो क्या है? काला है। भाई घोड़ा काला हो सकता है, नीला हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, एक घोड़ा हो सकता है, दो घोड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार घोड़े की क्या हो जाती है? वो विशेषता हो जाती है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपने जो काला है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण हो जाएगा। विशेषण के चार जो जितने भी भेद है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और अब देखो दोस्तों, एक तो ये क्या हो गया अपने विशेषण। तो विशेषण हमने देखा ना, यहां से क्या हो गया? जो संज्ञा या सर्वनाम, भाई यहाँ पे संज्ञा आया और संज्ञा के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे सर्वनाम भी होता कि वह काला जा रहा है तो वह क्या जा रहा है? घोड़ा जा रहा है, आदमी जा रहा है, जो भी होता वो काला उसकी विशेषता हो जाता। तो हम संज्ञा के स्थान पे अगर सर्वनाम का प्रयोग भी कर देते तो भी ये काला क्या होता? विशेषण होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बहुत आया है, फिर हमसे कोई पूछे कि फिर बताओ ये बहुत क्या है। अब देखो बहुत भी तो विशेषता बता रहा है, पर देखो बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? क्या ये बहुत घोड़े की विशेषता बता रहा है या ये बहुत काले की विशेषता बता रहा है? ये बहुत दोस्तों घोड़े की विशेषता नहीं बता रहा है। घोड़े की विशेषता तो हो गई कि घोड़ा काला है, लेकिन अब ये बहुत जो है वो इस काले की है। एक तो कम काला हो सकता है, एक ज्यादा काला हो सकता है। तो ये बहुत है ना, इस बहुत ने किसकी विशेषता बताई? बहुत ने काले की विशेषता बताई। और दोस्तों काला क्या है? काला क्या है? विशेषण है। तो ये इस बहुत ने किसकी विशेषता बताई? विशेषण की विशेषता बताई। तो दोस्तों जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। तो फिर दोस्तों एक तो अपने सामने दो शब्द आ गए, एक तो क्या आ गया? विशेषण, एक क्या आ गया? प्रविशेषण। एक ये कि जो घोड़ा है उसी को फिर विशेषण की भाषा में क्या कहेंगे? तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। अब अपने सामने तीन चीजों की अपने सामने परिभाषा हो चुकी है। ठीक है, और यहां से अपने प्रश्न बनता है। जैसे घोड़ा एक तो संज्ञा तो है ही से, संज्ञा तो है ही से, लेकिन उसके साथ में घोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्या की जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? प्रविशेषण। यहां से आपके बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो फिर विशेष्य किसे कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? विशेष्य कहलाते हैं। अब हम इन्हीं को आगे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखना है हमें? एक तो हमें परिभाषा लिखनी है दोस्तों सबसे पहले कि विशेषण किसे कहेंगे। हम उदाहरण पहले पढ़ चुके हैं। आपने अगर शिक्षण विधियां पढ़ी है दोस्तों, शिक्षण विधियां पढ़ी है तो शिक्षण विधियों में दो विधियां चलती है। एक तो होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियमों की बात की जाती है। और निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण बात की जाती है। तो अभी मैंने ये पहले क्या दे दिया दोस्तों? यहाँ पे पहले क्या दिया मैंने? उदाहरण दिया। अब हम इससे नियम बना रहे, तो ये कौन सी विधि हुई? आगमन विधि हुई। और आगमन विधि पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। ये आप अगर
शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा ये कौन सी विधि होगी, आगमन विधि। और सबसे सर्वश्रेष्ठ तो आगमन निगमन, अगर दोनों का साथ में प्रयोग करते हैं तो वो होती है। तो हम आगमन निगमन दोनों से पढ़ने वाले हैं। कहीं हम पहले नियम की बात करेंगे, कहीं हम पहले उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, विशेषण किसे कहेंगे, अभी हमने बात करी, किसे कहेंगे, वे विकारी शब्द। विशेषण किसे कहेंगे दोस्तों, तो वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, शब्द जो किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम बात कर चुके हैं। अब हमें एक और क्या बात करनी है दोस्तों, अब हमें बात करनी है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहेंगे, प्रविशेषण। तो दोस्तों प्रविशेषण किसे कहेंगे, तो वे शब्द, वे शब्द या विकारी शब्द कह दो आप, बोले विकारी शब्द वो भी, वे शब्द जो विशेषण की, विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रविशेषण कहलाते हैं। अब हमें और किसकी बात करनी है, एक और हमने बात करी किसके बारे में, विशेष्य के बारे में, कि विशेष्य किसे कहेंगे, विशेष्य किसे कहेंगे, तो विशेष्य किसे कहेंगे दोस्तों, विशेष्य किसे कहेंगे, अभी हमने बात करी ना, जिन शब्दों की, जिन शब्दों की विशेषता, विशेषता बताई जाती है, बताई जाती हैं विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देखो तीनों चीजों की बात कर चुके हैं। हमने यहाँ क्या बात करी कि बहुत काला घोड़ा, तो घोड़ा इसमें क्या था हमने, क्योंकि घोड़े की विशेषता बता रहे, तो घोड़ा क्या है दोस्तों, यहाँ पे घोड़ा क्या है, विशेष है। और विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, काले के द्वारा। तो काला यहाँ पे क्या है दोस्तों, विशेषण है। और ये जो बहुत है किसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, प्रविशेषण है। देखो हमने ये इन्हीं को वापस विस्तार से लिख लिया कि विशेषण किसे कहेंगे, तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण किसे कहेंगे, तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। और विशेष किसे कहेंगे, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाते हैं। एक और बात दोस्तों हमें यहाँ पे नोट डाल के लिखनी है। क्या बात है हमें यहाँ पे विशेष में, एक बात हमें ये लिखनी है, कौन सी बात है वो बात ये है दोस्तों, नोट डालेंगे, नोट, नोट क्या है, नोट विशेष, विशेष हमेशा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। वैसे तो भाई विशेष संज्ञा या सर्वनाम क्यों होंगे, क्योंकि विशेषण ही विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की बता रहा है। तो विशेष तो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें, लेकिन फिर भी हमें एग्जामिनर सिंपल सा पूछ ले कि बताओ विशेष, विशेष होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कुछ भी दे दे और हम देखे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो नॉर्मल सी चीजें दोस्तों कि विशेष हमेशा दोस्तों क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, कि विशेष, विशेषण और प्रविशेषण के बारे में बात करी। और दोस्तों अपने क्या प्रश्न बन सकता है इससे पहले, देखो मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। मैंने ये कहा राम, राम यह, एक सेकंड, उदाहरण, यह आदमी, आदमी, यह आदमी, यह आदमी होशियार है,
होशियार हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना आप यहां पे, यह आदमी होशियार है। अब देखो इसमें यह आदमी होशियार है। अब अपने इसमें देखो संज्ञा क्या है, पहले तो भाई संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है इसमें, तो इस वाक्य में संज्ञा देखो, आदमी क्या है दोस्तों, आदमी क्या है, इसमें संज्ञा है, आदमी संज्ञा है, तो फिर आदमी संज्ञा है तो दोस्तों अपना आदमी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष। भाई संज्ञा या सर्वनामी हमेशा क्या होंगे, विशेष होगा। अब बताओ इसमें विशेषण की जो ये विशेष है, अब इसकी विशेषता कहां पे, भाई आदमी होशियार, आदमी आदमी होशियार है, तो ये होशियार दोस्तों यहाँ पे क्या है, विशेषण है। होशियार यहाँ पे क्या है, विशेषण है। होशियार यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया। अब इसमें क्या आ गया देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो आप, विशेषण तो पहले आया और विशेष मतलब विशेष तो पहले आया और विशेषण इसमें बाद में आया। अगर ये वाली जो कंडीशन बन जाती है, कौन सी वाली, ये वाली कंडीशन कि पहले तो क्या है दोस्तों, विशेष आए, पहले क्या है, विशेष आए और उसके बाद में क्या है, विशेषण आए, उसके बाद में क्या है दोस्तों, विशेषण आए। विशेष के बाद में अगर विशेषण आया तो दोस्तों ये जो विशेषण है ना, ये कौन सा विशेषण कहलाएगा, तो दोस्तों ये कहलाएगा विधेय विशेषण। क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, सिंपल सा अपने प्रश्न बन सकता है ऐसे वाक्य देख के कि बताइए कौन सा विशेषण है, तो ये विधेय विशेषण या विशेष विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये विधेय विशेषण या विशेष विशेषण। ठीक है, हम इसी चीज को दोस्तों वापस लिख लेते हैं कि विधेय विशेषण किसे कहेंगे। एक सेकंड में इसको छोटा कर लेता हूं तो ये भी अपने पास में भी रह जाएगा, समझने में वापस आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, देखना आप कि विधेय विशेषण किसे कहेंगे, तो अपने पास में एक और नया शब्द निकल के आया कि क्या है, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण किसे कहेंगे विशेषण, जब विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद में किया जाता है, बाद में किया जाता है तो वह विधेय विशेषण या विशेष विशेषण कहलाता है। विशेष विशेषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात हुई हमने, यह आदमी होशियार है। अब इसमें देखो ये तो रहा आदमी, और आदमी क्या है दोस्तों, संज्ञा है तो क्या है, विशेष है, और होशियार है, ये होशियार के द्वारा इस आदमी की विशेषता बताई गई, तो होशियार दोस्तों क्या है, विशेषण है। तो इसमें आप देखो कि पहले तो क्या आ गया, विशेष आ गया, बाद में क्या आया, विशेषण आया, तो ये कौन सा विशेषण हो गया दोस्तों, विधेय विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण है दोस्तों, ये विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण है। तो विधेय विशेषण किसे कहेंगे, जब विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद में किया जाए। विशेषण का प्रयोग क्या करें, विशेष के बाद में, मतलब पहले क्या आएगा, विशेष आएगा, तो ये विधेय विशेषण या फिर विशेष विशेषण कहलाता है। अब देखो दोस्तों एक और चीज यहां से और बन सकती है कि मैंने तो ऐसे नहीं कहा यह आदमी होशियार नहीं कहा, मैंने कहा यह होशियार आदमी है, यह होशियार आदमी है। अब बताओ क्या फर्क पड़ गया, फर्क देखो, आदमी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यह होशियार आदमी है, आदमी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आदमी तो पहले भी होशियार था और अब भी होशियार है। लेकिन अब इसमें क्या फर्क पड़ा, इसमें फर्क यह पड़ा कि दोस्तों देखो यहाँ पे आदमी क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है आदमी, तो दोस्तों आदमी यहाँ पे क्या है, विशेष है, विशेष है, और यहाँ पे आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, होशियार बता रहा है, तो होशियार दोस्तों इसमें क्या है, विशेषण है, होशियार इसमें क्या है, विशेषण है। अब यहाँ पे विशेषण पहले आ गया और विशेष बाद में आया, तो दोस्तों विशेषण पहले और अगर विशेष बाद में आए तो ये कौन सा विशेषण कहलाता है दोस्तों, तो ये अपने विशेषण कहलाता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। तो दोस्तों इसमें कौन सा विशेषण हो गया, उद्देश्य विशेषण। तो अपने यहां से वापस उद्देश्य विशेषण की परिभाषा आ जाती है कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे, विशेषण, उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे, तो दोस्तों किसे कहेंगे उद्देश्य विशेषण, जब विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले किया जाता है, पहले किया जाता है तो वह उद्देश्य
विशेषण विशेषण या क्या कहेंगे इसको, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहां से बात कर चुके हैं कि एक तो अपने विशेषण के हमने विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य उनकी परिभाषाओं की बात करी। उसके बाद में हमने बात करी कि विशेषण एक तो होता है अपने उद्देश्य विशेषण और एक होता है अपने क्या, विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण कहां होगा दोस्तों, जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। जैसे होशियार आदमी, जैसे होशियार आदमी, तो इसमें होशियार क्या है दोस्तों, विशेषण है, और आदमी इसमें क्या है दोस्तों, विशेष है। तो बताओ विशेषण का प्रयोग पहले हुआ कि नहीं हुआ, विशेषण का प्रयोग पहले हुआ। तो यहाँ पे तो कौन सा विशेषण पहले, विशेष बाद में आ गया, तो यहाँ पे तो उद्देश्य विशेषण है। लेकिन मैंने कहा कि आदमी होशियार, क्या कह दिया मैंने कि आदमी होशियार है, तो फिर यहाँ पे पहले क्या आया, विशेष आया, बाद में क्या आया, विशेषण आया। तो फिर क्या फर्क पड़ा, तो ये फर्क पड़ा कि ये क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया। जैसे देखो और हम देखते हैं आगे कैसे, जैसे एक शब्द है कि काला, अभी हमने बात कर ली काला घोड़ा की, तो अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। अब देखो दोस्तों आप इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें हम ये देखेंगे कि पहले तो संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है दोस्तों, लड़का संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, तो दोस्तों ये संज्ञा है, तो संज्ञा है तो क्या है, ये विशेष है, ये क्या है, विशेष हो गया। ठीक है, अब ये लड़के की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है, अच्छा है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता दी अच्छे ने, तो अच्छा क्या है दोस्तों, विशेषण है, अच्छा क्या है, विशेषण है। अब देखो इसमें विशेषण पहले आया, विशेष बाद में आया, तो बताओ विशेषण पहले और विशेष बाद में, तो ये कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो ये कौन सा विशेषण है, ये उद्देश्य विशेषण है। कौन सा विशेषण है, ये उद्देश्य विशेषण है। ठीक है, लेकिन ये इस वाक्य आपके ऐसा नहीं आके, ये वाक्य कैसे आ गया, लड़का अच्छा, क्या आया, लड़का अच्छा, क्या आ गया आपके वाक्य, क्या आया दोस्तों, अपने वाक्य आ गया लड़का, लड़का अच्छा, क्या आया, लड़का अच्छा। ठीक है, वाक्य मैंने पूरा नहीं लिखा, यह लड़का अच्छा है, वाक्य कर दो, यह लड़का, यह अच्छा लड़का है, यह लड़का अच्छा है। ठीक है, लड़का अच्छा। अब बताओ इसमें भाई लड़का क्या है, संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, तो दोस्तों लड़का क्या हो गया अपने यहाँ पे, लड़का क्या हो गया, लड़का हो गया अपने विशेष, लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया। और अच्छा क्या है दोस्तों, विशेषण है, हम ऊपर ही बात कर ली, भाई इसकी विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण है। अब इसमें देखो, इसमें तो है तो हर हाल में लड़का ही अच्छा है, उसमें लड़के में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अपने यहाँ विशेषण के भेद में अंतर आ गया कि यहाँ पे तो क्या हो गया, विशेष पहले आ गया और विशेषण बाद में आ गया। तो फिर दोस्तों यहाँ पे अपना कौन सा विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण। ठीक है, तो ऐसे भी ये अपने प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए किसमें उद्देश्य विशेषण है और किसमें विधेय विशेषण है। अभी हम विशेषणों के भेद पे नहीं गए हैं दोस्तों, विशेषणों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक, ये 4 भेद हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ये विशेषण के प्रयोग के आधार पे, क्या आप विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले कर रहे हो तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है, अगर आप विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद में कर रहे हो तो वो कौन सा विशेषण कहलाता है दोस्तों, बाद में कर रहे हैं तो विधेय विशेषण कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। और दोस्तों हम क्या बात कर सकते हैं, और अपने बात ये कर सकते हैं विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्था। ठीक है, विशेषण की अवस्था। तो दोस्तों विशेषण की कितनी अवस्था होती है, विशेषण की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था कैसे हो सकती है दोस्तों, 3 अवस्था होती है विशेषण की। कौन कौन सी 3 अवस्था होती है, कौन कौन सी 3 अवस्था होती है, तो वो 3 अवस्था है दोस्तों। एक तो विशेषण की होती है मूला अवस्था, क्या होती है, मूला अवस्था। एक होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमावस्था। देखो दोस्तों होगी कैसे, जैसे मैंने कहा कि राम अच्छा है, राम अच्छा है, सिंपल सी बात मैंने कही, राम की किसी से कोई तुलना नहीं करी, राम अच्छा है, मतलब बिना तुलना के अगर मैंने कहा कि राम अच्छा है, बिना तुलना के, कोई तुलना नहीं, अगर मैंने किसी से कोई तुलना नहीं करी और ऐसे इस विशेषण की विशेषता बता दी कि राम अच्छा है, तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूला अवस्था है। लेकिन मैंने तुलना कर दी, किसके मध्य में, 2 के मध्य में तुलना कर दी, 2 के मध्य तुलना। अगर हम विशेषण की
क्या करते हैं, विशेष की विशेषण के द्वारा दो के मध्य तुलना कर दी, तो वहां पे विशेषण की उत्तरावस्था होती है। कैसे, जैसे मैंने कहा राम श्याम से अच्छा है, अगर वाक्य क्या है, राम श्याम से अच्छा है, तो वहां पे कौन सी अवस्था हो जाएगी दोस्तों, उत्तरावस्था हो जाएगी। तो फिर उत्तमा अवस्था किसे कहेंगे, जब विशेष की विशेषण के द्वारा अनेक संज्ञाओं से तुलना की जाती है। किससे तुलना, अनेक से तुलना, अनेक से तुलना। अगर अनेक से तुलना की जा रही है तो वहां पे उत्तमा अवस्था होगी। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा कहा, राम अच्छा है, कौन सी अवस्था, मूलावस्था। राम श्याम से अच्छा है, उत्तरावस्था। राम सबसे अच्छा है, उत्तमा अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्था होती है। एक तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। देखो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, किसे कहेंगे, मूलावस्था। किसे कहेंगे, मूलावस्था। ठीक है, तो मूलावस्था किसे कहेंगे, जहां विशेषण के द्वारा विशेष की सामान्य विशेषता बताई जाती है। सामान्य विशेषता का मतलब क्या, अर्थात किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है, जहां किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है, जहां विशेषण के द्वारा विशेष की सामान्य विशेषता बताई जाती है, अर्थात किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है, वहां पे क्या होती है, विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे देखो दोस्तों क्या होगा, जैसे राम अच्छा है, ठीक है, कोई तुलना नहीं, राम अच्छा है, इसका मतलब श्याम भी अच्छा हो सकता है, मोहन भी अच्छा हो सकता है, सोहन भी अच्छा हो सकता है, और कोई अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, विशेषण की मूलावस्था हो गई, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था किसे कहेंगे, तो उत्तरावस्था किसे कहेंगे, जहां विशेषण के द्वारा विशेषण के द्वारा विशेष समझ रहे हो दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम की जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उनकी, जहां विशेषण के द्वारा विशेष की दो संज्ञा या सर्वनामों, मतलब दो विशेषों, संज्ञा या सर्वनामों, जहां विशेषण के द्वारा विशेष की दो संज्ञा या सर्वनामों के मध्य तुलना की जाती है। ये जाति दोस्तों कितनी बड़ी आएगी, की जाती हैं वहां। ठीक है, उत्तरावस्था में क्या होगा, उत्तरावस्था जहां विशेषण के द्वारा विशेष की दो संज्ञा या सर्वनामों के मध्य तुलना की जाती है, वहां विशेषण की उत्तरावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, उत्तरावस्था होती है। जैसे राम श्याम से अच्छा है, ठीक है दोस्तों, जैसे राम श्याम से अच्छा है। एक और बात दोस्तों यहां पे हमें नोट डाल के लिखनी है, क्या बात है वो, नोट उत्तमा अवस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है मतलब अगर वाक्य में आया तो आपको पता चल जाएगा। जैसे वाक्य में आ गया राम श्याम से अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपके ये आ गया जैसे कि ऊंचा है, आपसे पूछा कि ऊंचा, इसमें बताओ सामान्य सा शब्द आ गया कि ऊंचा, बताओ इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है। अगर कोई वाक्य नहीं आया, ऊंचा में पूछा तो मूला अवस्था है कि जैसे कि हिमालय गुरु शिखर ऊंचा है, ये पूछ लिया कि गुरु शिखर ऊंचा है, लेकिन अब ये सिंपल सा आ गया, ये वाक्य में आया कि गुरु शिखर ऊंचा है, या फिर यूं ही पूछ लिया ऊंचा तो मूला अवस्था। लेकिन अब इसमें हमने तर प्रत्यय लगा दिया और वाक्य क्या कर दिया हमने, उच्चतर, क्या कर दिया, उच्चतर। तो ये तर प्रत्यय लगाना, तो ये इसमें फिर हमें पता चल गया, चाहे वाक्य में प्रयोग नहीं है फिर भी इस तर प्रत्यय से हमें पता चला कि इस उच्चतर शब्द में कौन सी अवस्था है। तो इस उच्चतर शब्द में उत्तरा अवस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्तों, उत्तरा अवस्था है। तो उत्तरा अवस्था में किसका प्रयोग किया जाता है, तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे दोस्तों हम बात करने वाले किसके बारे में, उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था, उत्तमा अवस्था किसे कहेंगे दोस्तों, उत्तमा अवस्था तो किसे कहेंगे, जहां विशेषण के द्वारा जहां विशेषण के द्वारा विशेष की अनेक संज्ञा या सर्वनामों से तुलना की जाती है, तुलना की जाती हैं, वहां विशेषण की उत्तमा अवस्था होती है। वहां विशेषण की उत्तमा अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, उत्तमा अवस्था कैसे होगी वहां पे विशेषण की, तो देखना आप, जैसे राम सबसे अच्छा है, भाई अनेक संज्ञा सर्वनामों से तुलना हो गई ना, सबसे अच्छा है। अगर वाक्य में प्रयोग है तो सबसे आ जाएगा, लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग नहीं है तो दोस्तों क्या होगा, नोट डाल के लिखो, नोट उत्तमा अवस्था में तम प्रत्यय, किसका, तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। जैसे देखो, जैसे कैसे होगा तम प्रत्यय का प्रयोग, जैसे सिंपल सा आप देखना, जैसे कि अपने पास शब्द है उच्च या फिर ऊंचा, ऊंचा आया, बताओ कौन सी अवस्था, मूला अवस्था। शब्द आ गया उच्चतर, कौन सी अवस्था, उत्तरा अवस्था। और शब्द आ गया उच्चतम, तो कौन सी अवस्था, उत्तमा अवस्था। कौन सी अवस्था होगी इसमें, उत्तमा अवस्था। तो देखो दोस्तों, उत्तमा अवस्था में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तमा अवस्था में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अपने तम प्रत्यय का प्रयोग उत्तमा अवस्था में किया जाता है। एक और बात दोस्तों में ध्यान रखनी है, एक और बात क्या है, बात यह है, नोट डाल के लिखेंगे, नोट क्या बात लिखेंगे कि नोट उत्तमा अवस्था में सर्व, आगे अगर आपने सर्व या सर्व उत्तमा अवस्था में शब्द के पूर्व में, उत्तमा अवस्था में शब्द के पूर्व में सर्व लगने पर तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है।
एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, हमें यहाँ से शब्द शुद्धि भी अपनी सही होने वाली है कि अगर उत्तमा अवस्था में शब्द के पूर्व में क्या लगा दिया हमने, सर्व लगा दिया, तो फिर वहां पे तम प्रत्यय नहीं लगाएंगे। जैसे कैसे, जैसे ये उच्च है, ये उच्च है, ठीक है। अब मैंने शब्द के पूर्व में, जैसे यहां पे मैंने सर्व लगा दिया, यहाँ पे क्या लगाया, सर्व लगाया। अब देखो दोस्तों, आप इनको जोड़ो, अगर हम इनको जोड़ेंगे सर्व, ठीक है, जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, जोड़ने का काम तो संधि करेगी। इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और इधर क्या है, उ है, इधर क्या है, उ है, क्या है, उ है। अ के बाद में इउ रियो तो एओ अर बनता है, किसमें, गुण संधि में, और ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च बनेगा। सर्वोच्च, क्या शब्द बन गया, सर्वोच्च। अब ये सर्वोच्च का मतलब भी यही है कि सबसे ऊंचा है। सर्वोच्च का मतलब क्या है, सबसे ऊंचा है। अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे सर्व प्लस उच्च, सर्वोच्च भी कर दिया। और हम कई बार शब्द क्या लिख देते हैं दोस्तों, शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है हमें, ये विशेषण भी सही हो रहा है और अपने शब्द शुद्धि भी होगी, और हम शब्द क्या लिख देते हैं, सर्वोच्चतम। तो ये सर्वोच्चतम शब्द गलत है। या तो फिर आप क्या करो, या तो ये जो अपना उच्च है, या तो क्या है, उच्च है, इसके अंदर तम प्रत्यय लगाओ और क्या करो, आप उच्चतम करो। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, या तो आप क्या करो, उच्चतम करो, ये सही है अपने, ये भी सही है। या आप आगे सर्व लगा दो, आगे सर्व लगाया तो क्या बन गया, सर्वोच्च बन गया, तो ये भी सही है। लेकिन आपने आगे सर्व भी लगा दिया, सर्व का मतलब भी क्या है, सबसे, और ऊंची का मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा, और पीछे आपने वापस तम भी लगा दिया, तो ये सबसे ऊंचा दो बार हो रहा है, और इस हिसाब से शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि उत्तमा अवस्था में शब्द के पूर्व में सर्व लगने पर तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे ये सर्वोच्चतम फिर शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। एक और बात दोस्तों हमें यहां से और ध्यान रखनी है। एक और बात क्या है, बात यह है कि श्रेष्ठ, जो अपने श्रेष्ठ होता है ना, ये बहुत बार इसमें गलती करते हैं। श्रेष्ठ अपने आप में, जो श्रेष्ठ शब्द है अपने आप में विशेषण की उत्तमा अवस्था है, उत्तमा अवस्था है, उत्तमा अवस्था है। भाई हम किसी से कहते हैं ना कि ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, अगर हमने कहा इसका मतलब ही है कि वो सबसे अच्छा है। हम श्रेष्ठ उसी को कहेंगे जो सबसे अच्छा है। फिर अगर हम ये शब्द बोलते हैं ना कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, तो ये शब्द गलत है। सर्वश्रेष्ठ शब्द गलत है। अगर हम किसी को कहते हैं कि श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम, तो ये शब्द भी गलत है। श्रेष्ठ के साथ में न तो सर्व, आगे सर्व का प्रयोग किया जाएगा, न पीछे तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों ही गलत होते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ अपने आप में विशेषण की उत्तमा अवस्था है। श्रेष्ठ दोस्तों अपने आप में क्या है, विशेषण की उत्तमा अवस्था है। तो ये बात आपको यहां ध्यान रखनी है। तो दोस्तों हमने क्या बात करी, अभी हमने अभी बात करी विशेषण के बारे में, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष के बारे में एक तो बात करी कि विशेषण किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फिर जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। एक तो हमने ये बात करी। फिर उसके बाद दोस्तों हमने बात करी कि एक तो होता है अपने उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। हमने पहले विधेय विशेषण के बारे में बात करी कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं, तो जहां पे विशेष का प्रयोग पहले और विशेषण का प्रयोग बाद में होता है, तो ये विधेय विशेषण या विशेष विशेषण कहलाता है। विशेष मतलब क्या है, इसमें विशेष पहले और विशेषण बाद में आता है, तो विधेय विशेषण। और अगर विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है, विशेषण पहले आता है, विशेष बाद में आता है, तो ये उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ये चीज हमें दोस्तों ध्यान रखनी है। यहां से अपना सिंपल सा प्रश्न बन सकता है। फिर उसके बाद हमने विशेषण की अवस्थाओं की बात करी कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों, तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, विशेषण की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है दोस्तों, 3। एक तो विशेषण की होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमा अवस्था। सिंपल सी बात की मूलावस्था में क्या होगा, किसी से कोई तुलना नहीं की जाएगी, उत्तरावस्था में 2 के मध्य तुलना की जाएगी और उत्तमा अवस्था में अनेक से तुलना की जाएगी। मतलब सबसे अच्छा बताया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, सबसे अच्छा बताया जाएगा। फिर उसके बाद हमने इनकी ये क्या बात करी दोस्तों, हमने इनकी परिभाषाओं के बारे में बात करी कि इनकी क्या क्या परिभाषा इनकी हो सकती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने इसके ऊपर मूलावस्था देखा, क्या देखा हमने यहाँ पे, ये मूलावस्था देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उत्तरावस्था देखा। और उसके बाद दोस्तों हमने किसके बारे में बात करी, उत्तमा अवस्था के बारे में बात करी कि उत्तमा अवस्था किसे कहते हैं। तो उत्तमा अवस्था में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उत्तरावस्था में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तमा अवस्था में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, अपने उत्तमा अवस्था में प्रयोग किया जाता है किसका, तम प्रत्यय का। उत्तरावस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और हमने ये भी बात करी कि सर्व का प्रयोग कहां होगा, तम का प्रयोग कहां होगा। अब हम दोस्तों बात करने वाले किसके बारे में, तो अपने विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं।
क्या लिखेंगे दोस्तों? विशेषण के भेद। विशेषण के भेद किसे कहेंगे दोस्तों? मतलब विशेषण के भेद कितने हैं? तो विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से हैं 4 भेद? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। कौन कौन से? एक तो है अपने गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। एक है अपने संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। एक है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और एक है अपने सार्वनामिक या फिर उसी को क्या कहेंगे? संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण के दोस्तों कितने भेद है? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। लेकिन दोस्तों हम इसमें बहुत सारे विद्वान एक और भेद यहाँ पे बताते हैं। वो क्या है दोस्तों? एक और भेद यह है कि बहुत सारे विद्वान व्यक्तिवाचक विशेषण और मानते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण हम इनको और पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए विशेषण क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण अलग से ऑप्शन है तो ठीक, नहीं तो उनको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मान लिया जाता है। तो ऐसे अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर 4 विशेषण के भेद दे रखे हैं, तो हम 4 ही पढ़ने वाले हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण हम या तो अलग से पढ़ लेंगे या इसको गुणवाचक के अंदर ही हम पढ़ लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों हम हेडिंग डालेंगे गुणवाचक विशेषण। किसके बारे में बात करेंगे? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? गुणवाचक विशेषण तो वे विशेषण जो गुण दोष अवस्था, स्वाद, रंग, स्पर्श, गुण, दोष, अवस्था, स्वाद, रंग, स्पर्श, आकार आदि का बोध कराते हैं। आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? वे विशेषण जो गुण, दोष। देखो दोष इसका मतलब आपको यहां से समझना है कि इसका नाम गुणवाचक विशेषण है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर गुण ही आएंगे, इसके अंदर गुण भी आएंगे, अवगुण भी आएंगे, अच्छाई आएगी, बुराई आएगी। देखो हमें सिंपल सा गुणवाचक विशेषण का ये याद रखना है। देखो विशेषण के 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। संख्यावाचक में क्या आएगा? संख्या आएगी पहले, संख्या निश्चित या अनिश्चित संख्या आएगी। परिमाणवाचक में भी निश्चित या अनिश्चित परिमाण आएगा। परिमाण का मतलब नाप तोल की कोई इकाई आएगी। और सार्वनामिक में पहले सर्वनाम आएगा और सर्वनाम ही उसकी विशेषता बताएगा। तो इनके अलावा जो भी बच गए वो सारे यहाँ आएंगे। ठीक है, तो गुण, दोष, अवस्था, स्वाद, रंग, स्पर्श, आकार, ये तो मैंने कुछ एक गिने चुने शब्द लिखे, आदि लगाए ना। इसका मतलब और भी बहुत सारे इसके अंदर आ सकते हैं। जो बोध कराएंगे वो क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो कैसे कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण? तो जैसे अगर हम गुण की बात करें तो गुण क्या है?
गुण है जैसे अच्छा, ठीक है, अच्छा, होशियार, होशियार, अच्छा, होशियार, सुंदर, ठीक है, ये आदि गुण हो गए। ऐसे बहुत सारे गुण हो सकते हैं। अगर हम दोष की बात करें तो दोष क्या हो जाएगा, जैसे बुरा, बुरा, कमजोर, ठीक है, कुरूप ले लो, काला ले लो, ठीक है, कुरूप, ये आदि हो गया, बुरा मतलब दोष हो गए, ठीक है। अवस्था, अवस्था जैसे युवा, जवान, ठीक है, वृद्ध, ये हो गया वृद्ध आदमी, ठीक है, हो जाएगा यहां पे वृद्ध। स्वाद, स्वाद क्या हो जाएगा स्वाद में, स्वाद, खट्टा, खट्टाम, मिठाम, खट्टा, मीठा, कसेला, कुछ भी हो सकता है, स्वाद। रंग, काला, काला, पीला, नीला, बहुत सारे रंग होते हैं, कोई सा भी आप रंग का नाम लिख लो, रंग, ठीक है। स्पर्श क्या हो जाएगा, जैसे स्पर्श, मुलायम, मुलायम फर्श, मुलायम, खुरदरा, खुरदरा, ये आ जाएंगे आपके किसमें, स्पर्श में आ जाएगा। आकार, 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 मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये आदि किसमें आ जाएंगे, आकार में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने ऐसे हम लिखे तो दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं, हमें तो समझना है, समझना क्या है हमें कि एक तो संख्या वाले संख्यावाचक में जाएंगे। संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। अनिश्चित का मतलब क्या है कि जैसे कुछ पेन दे दो तो कुछ पेन, वो वहां पे कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, वो हम उसके अंदर बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी बचेगा वो दोस्तों किस में जाएगा, गुणवाचक में जाएगा। अब हम इसी के साथ में और हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, व्यक्तिवाचक के बारे में, ठीक है। व्यक्तिवाचक हम यहां बात कर लेते हैं कि व्यक्तिवाचक, वैसे व्यक्तिवाचक अलग से भेद भी आ जाए तो भी आप व्यक्तिवाचक लिख लो। अगर व्यक्तिवाचक नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर व्यक्तिवाचक जो उसमें नहीं है ऑप्शन में तो आप उसको गुणवाचक के अंदर मान सकते हो। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक किसे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होंगे, किससे बने होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित, संज्ञा से निर्मित, संज्ञा से निर्मित। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित होंगे वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे देखो आप व्यक्तिवाचक विशेषण कैसे बनेंगे, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है जयपुर, जयपुर, तो फिर इससे बन गया ना जयपुरी साड़ी, जयपुरी साड़ियां, तो जयपुरी साड़ियां। अब ये साड़ियां की विशेषता होगी कि वो जयपुरी है। अब ये जयपुरी को अंडरलाइन करके अगर हमसे पूछे कि बताओ जयपुरी में कौन सा विशेषण है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। जैसे बीकानेर, बीकानेर से क्या बन गया, बीकानेर से बन गया बीकानेरी भुजिया, बीकानेर के भुजिया पापड़ फेमस है ना, बीकानेरी, बीकानेरी भुजिया, भुजिया। जोधपुरी रजाइयां, जोधपुर से क्या बन गया, जोधपुर व्यक्तिवाचक है, जोधपुर, जोधपुर से बन गया जोधपुरी, जोधपुरी रजाइयां, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो निर्मित होंगे वो कौन से कहलाएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। फिर दोस्तों अपने हैं आगे संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है दूसरा, संख्यावाचक वाचक विशेषण, विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण, तो वे विशेषण, वे विशेषण, विशेषण जो विशेष की, विशेष की निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ये इसके दो भेद भी हो गए, मैंने यही लिख दिया। देखो परिभाषा तो हमें बनानी है, एक बात समझ लो, परिभाषा हम बना सकते हैं। इसकी परिभाषा हम ऐसे बना सकते हैं, वे विशेषण जो विशेष की संख्या का बोध कराते हैं। अब संख्या भी दो प्रकार की होगी ना, एक तो निश्चित संख्या होती है, एक अनिश्चित संख्या होती है, तो वो उसकी निश्चित या फिर अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं।
का बोध कराते हैं, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखा, जैसे क्या हो सकता है, जैसे एक आदमी, एक क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो गया, मतलब संख्यावाचक हो गया ना, एक व्यक्तिवाचक नहीं, सॉरी संख्यावाचक। एक आदमी, तो आदमी को हम गिनते हैं ना, इसमें गिनने वाली सारी चीजें आएगी। एक आदमी, 10 पेन, 2 बसें, ठीक है, सारे हम गिन रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया अपने निश्चित संख्यावाचक। कुछ आदमी, कुछ लोग, हमने कहा कि वहां पे कुछ लोग खड़े थे, अब ये कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ लोग, ठीक है। थोड़े से पेन, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। ज्यादा बसें, ठीक है, ज्यादा बसें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने किसकी बात कर ली, ये हमने बात कर ली इसके कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से, ये तो हो गया निश्चित संख्यावाचक, क्या है, निश्चित संख्यावाचक। भाई निश्चित संख्या बताई ना कि भाई निश्चित संख्या, और ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, क्योंकि ये संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन अब ये अनिश्चित संख्यावाचक है। देखो इसमें एक यूं की संख्या आने पे, जैसे 10-20 लोग कि वहां पे 10-20 लोग खड़े थे, 10-20 लोग, अब ये यहाँ पे 10-20 संख्या आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि यहाँ ये निश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 10-20 निश्चित संख्या नहीं है ना, ये भी तो अनिश्चित है, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा। ठीक है, थोड़े से रुपये, ठीक है, थोड़े से रुपये, ठीक है। एक और चीज, थोड़े से रुपये तो क्या निश्चित संख्या, एक और चीज दोस्तों कि यहाँ पे जो एक अनिश्चित संख्यावाचक है, ये क्या, कुछ लोग। अब कुछ लोग, ये जो कुछ है ना, ये अनिश्चित परिमाणवाचक में भी आएगा। तो अब हम इनको कैसे समझेंगे ना, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं जब हम परिमाणवाचक पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमने बात करी संख्यावाचक विशेषण, तो वे विशेषण जो विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो संख्यावाचक निश्चित संख्या में एक आदमी, 10 पेन, 2 बसें, ये तो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। ऐसे आप संख्या तो कितनी लगाते जाओ, बाद में संज्ञा लगाना, बाद में क्या लगेगी, संज्ञा होनी चाहिए, संज्ञा होगी तभी तो उसकी विशेषता बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखो, ये लोग संख्या है और ये कुछ क्या हो गया भाई, कुछ लोग, इसका मतलब अनिश्चित संख्या, क्योंकि हम लोगों को गिनते हैं, पेन को हम गिनते हैं और बसों को भी हम गिनते हैं, तो गणने योग्य जो होती है, और उसके बाद में अगर अनिश्चित विशेषण आता है तो ये अनिश्चित क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्यावाचक हो जाएगा। हम एक बार पढ़ लेते हैं परिमाणवाचक को, फिर हम उसके बाद में दोस्तों उसको समझने वाले हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण तो किसे कहेंगे, वे विशेषण जो विशेष की मात्रा या नापतोल का बोध कराते हैं, वे विशेषण जो विशेष की मात्रा या नापतोल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें भी दोस्तों वापस आप परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि निश्चित मात्रा या अनिश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित भी हो सकती है मात्रा, अनिश्चित भी हो सकती है। वे विशेषण जो विशेष की मात्रा या नापतोल का, या फिर वे विशेषण जो विशेष की निश्चित मात्रा या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो कौन से, ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के वापस कितने भेद है, 2 भेद है, एक तो कौन सा, निश्चित संख्यावाचक, और एक कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसी
परिमाणवाचक के भी वापस दो भेद है। परिमाणवाचक के दो भेद कौन कौन से? परिमाणवाचक के भी दो भेद कौन से? एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, लिख लो यहां पे भले, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। ठीक है, ये के ये वापस संख्यावाचक में भी आ जाएंगे। एक तो कौन सा है अपने भेद? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, अगर आप इनकी भी परिभाषा लिखना चाहो तो डायरेक्टली वे परिमाणवाचक विशेषण जो विशेष की निश्चित मात्राएं नापतोल का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक वे परिमाणवाचक विशेषण जो विशेष की निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे निश्चित परिमाण में क्या हो जाएगा? 10 किलो, 10 किलो शक्कर। अब देखो इसमें एक बात और अभी हमें देखनी है। 10 किलो शक्कर, 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल, ये तो क्या हो गया? निश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण में क्या है? अनिश्चित परिमाण में क्या होगा? थोड़ी सी शक्कर। भाई आप दुकान पे गए, आपने कहा 10 किलो शक्कर दे दो, और किसी ने कहा भैया थोड़ी सी शक्कर दे दो। थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी शक्कर, शक्कर। कोई कह रहा है भी ज्यादा पेट्रोल डाल दे मेरे, ज्यादा पेट्रोल, ज्यादा पेट्रोल। अब देखो आप, थोड़ी सी शक्कर। अब इधर देखना आप, थोड़े से पेन, ठीक है, थोड़े से पेन, थोड़ी सी बसे, इधर मैं कह दूं थोड़ी सी बसे, और इधर क्या है? थोड़ी सी शक्कर। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि इसमें निश्चित परिमाणवाचक है या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक है? देखो 10 इसमें भी आ रहा है, जैसे निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक। अगर इसमें आप हमें अंतर जानना है तो हम क्या करेंगे? संख्या के बाद में ये देखेंगे कि कोई नापतोल की इकाई है क्या। अगर संख्या के बाद में नापतोल की जो इकाई आती है तो वो है निश्चित परिमाणवाचक। और अगर संख्या के बाद में क्या आती है? संज्ञा आती है। देखो संख्या के बाद में संज्ञा आती है तो दोस्तों क्या होगा? तो क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक। सॉरी, जैसे संख्या है, इसके बाद में अगर डायरेक्ट संज्ञा आ गई तो निश्चित, तो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। और अगर संख्या के बाद में नापतोल की कोई इकाई आती है तो विशेषण कौन सा होगा? निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि संख्या दोनों में आ रही है। तो निश्चित परिमाण और निश्चित संख्यावाचक में अगर आपको अंतर जानना है तो क्या करेंगे? हम संख्या है, उस संख्या के बाद में देखेंगे कि कोई नापतोल की इकाई है क्या। अगर नापतोल की इकाई है तो वहां पे विशेषण निश्चित परिमाणवाचक होगा। और अगर संख्या के बाद में नापतोल की कोई इकाई नहीं है तो विशेषण कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाचक होगा। ये तो हमें अंतर किसमें जानना है? निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक में अगर अंतर जानना है। अगर हमें अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर जानना है तो देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है? थोड़ी सी शक्कर, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें भी आ सकता है, थोड़े से, थोड़ी सी बसे, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी बचे। अगर हमें इसमें अब ये थोड़ी सी निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक है या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक है, ये अंतर जानना है तो हम क्या करेंगे? तो इस अनिश्चित विशेषण के बाद में क्या करेंगे? इस संज्ञा को देखेंगे। अगर संज्ञा गिनने योग्य है, अगर संज्ञा गिनने योग्य है तो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। और अगर संज्ञा नापतोल करने योग्य है तो फिर विशेषण क्या होगा? अपने अनिश्चित परिमाणवाचक। क्योंकि अगर आप दुकान पे गए तो आप ये थोड़ा कहोगे कि मुझे 1 पेन दे दे, 2 पेन दे दे, नहीं कहोगे ना। आप वहां पे क्या कहोगे? 1 पेन, 2 पेन तो कह देंगे। लेकिन चीनी के लिए क्या हम ये कह सकते हैं 1 चीनी दे दे, 2 चीनी दे दे? नहीं, हम इसको क्या करते हैं? नापते तोलते हैं। तो फिर ये किसमें जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। इसी को दोस्तों हम लिख लेते हैं ताकि अपना कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्या लिखेंगे हम? ठीक है, हम लिखेंगे, नोट डाल के लिखो एक बात, नोट निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक व निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित संख्यावाचक व निश्चित परिमाणवाचक में अंतर जानने के लिए
अंतर जानने के लिए संख्या के बाद, क्योंकि दोनों में संख्या आने वाली है, संख्या के बाद देखेंगे, अंतर जानने के लिए संख्या के बाद देखेंगे कि अगर नापतोल की कोई इकाई है, नापतोल की कोई इकाई जैसे किलो, ठीक है, किलोमीटर, किलोमीटर, लीटर, ऐसे कोई इकाई है, नापतोल की कोई इकाई है तो विशेषण नापतोल की कोई इकाई है तो विशेषण निश्चित परिमाण वाचक होगा एवं अगर संख्या के बाद नापतोल की कोई इकाई नहीं है तो विशेषण निश्चित संख्यावाचक होगा। ठीक है दोस्तों, देखो नोट बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन अपने समझने के लिए देखो क्या देखना है हमें कि निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक में अगर हमें अंतर जानना है, और ये अंतर जानने की जरूरत भी क्यों पड़ रही है दोस्तों, ये अंतर जानने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि दोनों में संख्या आएगी, दोनों में क्या आएगी, संख्या आएगी। तो जानने के लिए संख्या के बाद देखेंगे कि अगर नापतोल की कोई इकाई है तो विशेषण निश्चित परिमाणवाचक होगा, और अगर संख्या के बाद नापतोल की कोई इकाई नहीं है तो विशेषण निश्चित संख्यावाचक होगा। देखो जैसे कैसे होगा, तो देखिए आप जैसे 10 लीटर दूध 10 लड़के, ठीक है। अब हमें ये 10 तो दोनों आ गया ना, ये यहाँ पे 10 है, 10 को अंडरलाइन करके बता दिया, बताओ इसमें कौन सा विशेषण हमसे पूछ लिया। अब देखो आप में, अब इसमें से हमें अगर निश्चित संख्यावाचक, भाई दोनों में 10 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में निश्चित संख्यावाचक, निश्चित विशेषण तो है। अब ये निश्चित संख्यावाचक है या निश्चित परिमाणवाचक है, अगर ये हमें अंतर जानना है तो हम क्या करेंगे, अंतर जानने के लिए संख्या के बाद देखेंगे, ये दोनों संख्या है, हम इसके बाद देखेंगे, अगर इसके बाद में नापतोल की अगर कोई इकाई है, नापतोल की इकाई मतलब ये आ गई ना दोस्तों लीटर, नापतोल की अगर कोई इकाई है तो विशेषण निश्चित परिमाणवाचक, ये इस 10 के बाद में नापतोल की इकाई आई तो इसमें तो कौन सा है दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक। क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। ये इसमें नापतोल की इकाई आ गई, निश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर संख्या के बाद नापतोल की कोई इकाई नहीं है, ये देखो ये संख्या, उसके बाद नापतोल की कोई इकाई नहीं है, और ये सीधा यहाँ पे क्या आ गया, संज्ञा आ गया, सीधा क्या है, ये लड़के संज्ञा आ गया। तो फिर यहाँ पे ये देखो, अब हम लड़कों को गिन सकते हैं ना, क्या हम लड़कों को नापते तोलते क्या, 2 किलो लड़का, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता है। तो ये गणने योग्य संख्या, गिनने योग्य, ये जो संज्ञा है ना ये गिनने योग्य, तो ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक में अगर अंतर जानना है तो आपको ये नोट देखना है। अब हमें अगर क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर जानना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक नोट है। नोट क्या है इसके लिए, नोट अनिश्चित परिमाणवाचक एवं परिमाणवाचक एवं अनिश्चित परिमाणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक
वाचक में अंतर जानने के लिए विशेषण के बाद वाली बाद वाली संज्ञा को देखेंगे। किससे देखेंगे? विशेषण के बाद वाली संज्ञा को देखेंगे। अगर संज्ञा नापतोल योग्य है, अगर संज्ञा नापतोल योग्य हैं तो विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक होगा एवं अगर संज्ञा गिनने योग्य है, अगर संज्ञा गिनने योग्य हैं तो विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक होगा। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे। अब देखिए आप ये नोट कैसे काम करेगा। जैसे देखना आप, जैसे मेरे पास एक संख्या है, संख्या की मतलब एक वाक्य है। वाक्य क्या है कि अनिश्चित कुछ दूरी, ठीक है। और एक मेरे पास विशेषण है कुछ लोग। अब ये क्या कह रहा है देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक में अंतर जानने के लिए विशेषण के बाद वाला। अब देखो इसमें तो दोनों में आ गया ना, कुछ इसमें भी कुछ आया और इसमें भी कुछ आया। अब हमसे पूछेगा कि बताओ इस कुछ में कौन सा विशेषण है, इस कुछ में कौन सा विशेषण है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो फिर जानने के लिए विशेषण के बाद वाली संज्ञा को देखेंगे। जैसे कि ये विशेषण है, ये कुछ विशेषण है, इसके बाद वाली संज्ञा क्या रही, ये रही। इसके बाद वाली संज्ञा कौन सी, ये रही, ठीक है। उसके बाद वाली संज्ञा को देखेंगे। अगर संज्ञा नापतोल योग्य है, ये जो संज्ञा है ना, अगर ये नापतोल करने योग्य है, तो विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अब बताओ आप, हम दूरी को क्या हम ऐसे कहते हैं क्या, एक दूरी, दो दूरी, ऐसे थोड़ी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर दूरी, 2 किलोमीटर दूरी, मीटर दूरी, तो हम उसको नापते हैं, तोलते हैं। दूरी को तो हम नापते हैं ना। तो फिर अगर हम दूरी को नापते हैं तो बताओ ये कौन सा विशेषण है, नापतोल योग्य, तो विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो इसमें कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें ये जो ऊपर वाला जो कुछ है ना, ये कौन सा विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखो कुछ लोग, क्या हम लोगों को नापते तोलते, क्या लोगों को तो गिनते हैं ना, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग। अगर संज्ञा गिनने योग्य है तो देखो लोग क्या है, गिनने योग्य है। तो फिर यहां पे कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों नोट के माध्यम से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने ये पहले इस नोट में तो क्या बात करी हमने, कि हमें निश्चित संख्यावाचक और निश्चित अगर परिमाणवाचक में अंतर जानना है तो हम उस संख्या के बाद में नाप इकाई देखेंगे कि अगर नापतोल की कोई इकाई आ रही है तो वो कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। और अगर डायरेक्ट संख्या आ रही है, कोई बीच में नापतोल की इकाई नहीं आ रही है, तो वो निश्चित संख्यावाचक होगा। और इकाई आने पर निश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर संख्या के बाद में नापतोल की इकाई आ रही है तो निश्चित परिमाणवाचक। और अगर संख्या के बाद में नापतोल की कोई इकाई नहीं आ रही है तो निश्चित संख्यावाचक होगा। और इसमें क्या है, इसमें कोई इकाई वगैरह तो नहीं आएगी, लेकिन हमें उसके बाद वाली संज्ञा को देखना है। अगर संज्ञा नापतोल करने योग्य है तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। और अगर संज्ञा क्या है, गिनने योग्य है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये हमने बात करी, दोनों के नोट है, संख्यावाचक
संख्यावाचक में भी काम करेगा आपको पहचानने के लिए, और ये किसमें काम करेगा, आपके परिमाणवाचक विशेषण पहचानने के लिए भी ये काम करने वाला है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने लास्ट जो विशेषण का भेद बचा है वो कौन सा है, सार्वनामिक या सार्वनामिक, सार्वनामिक या इसी को क्या कहेंगे, संकेतवाचक, संकेतवाचक। देखो अगर आप इसको तोड़ो ना, सार्वनामिक, इसमें सर्वनाम मूल शब्द है, सर्वनाम, और इसके अंदर जुड़ा है इक प्रत्यय। सर्वनाम में क्या जुड़ा है, इक प्रत्यय के कारण आगे गुणात्मक परिवर्तन होके अ का यहाँ पे क्या हो गया, आ हो गया, तो ये सर्वनाम से बना है। इसका मतलब ये है कि हमने ये बात करी ना दोस्तों, हमने सर्वनाम पढ़े, हमने क्या बात करी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका मतलब यहां जो आएंगे तो सर्वनाम आएंगे, लेकिन वो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर नहीं आकर, संज्ञा से पूर्व आकर अगर उसकी विशेषता बता देंगे तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। क्या परिभाषा है दोस्तों, कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर नहीं आकर अगर संज्ञा से पूर्व आकर अगर उसकी विशेषता बता देते हैं तो दोस्तों वो कौन से विशेषण कहलाते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कौन से विशेषण कहलाते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो एक बार तो हम परिभाषा लिख लेते हैं, क्या है इसकी परिभाषा, जब सर्वनाम का प्रयोग, जब सर्वनाम का प्रयोग, जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न होकर, संज्ञा के स्थान पर न होकर संज्ञा से पूर्व होता है। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न होकर संज्ञा से पहले होता है, पहले होता है, जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न होकर संज्ञा से पहले होता है तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है, संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पे देखो संकेत तो यहाँ कैसे होगा कि अगर आप सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं करके अगर आप संज्ञा से पहले करोगे तो उसमें संकेत हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, संकेत होएगा। जैसे कैसे होगा, जैसे देखना आप, जैसे मेरे पास एक वाक्य है, उस पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, उस पेड़ पर पक्षी बैठे। अब देखो यहाँ पे ये उस है, उस पेड़, अब ये जो उस है ना, ये आया तो इसी पेड़ के लिए, तो ये पेड़ के स्थान पर आना चाहिए कि उस पर पक्षी बैठे। अगर हम उस पर पक्षी बैठे ये जो कहते तो ये क्या होता, सिर्फ सर्वनाम होता। अगर हम ये कहते ना कि उस पर पक्षी बैठे तो ये उस किसके लिए आता, पेड़ के लिए आता, ठीक है, और वो क्या हो जाता, सर्वनाम हो जाता। लेकिन अब ये क्या आया, उस पेड़ पर पक्षी बैठे, तो अब ये उस क्या है, पेड़ से पहले आ गया, ये पेड़ एक संज्ञा है, ये उससे पहले आया, और इसने अब ये विशेषता बता दी कि उस पेड़ पर, इसका मतलब और भी पेड़ है लेकिन दूसरे पेड़ों पे पक्षी नहीं है, उस पेड़ पे पक्षी है, तो उस पेड़ की विशेषता होगी कि उस आ गया है ना, ये उसने है ना इससे पहले आके उसकी क्या कर दी, विशेषता बता दी, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है दोस्तों, ये सार्वनामिक विशेषण है। और इसको संकेतवाचक इसलिए कहते हैं कि आप इसको बोलो भले उस पेड़ पर पक्षी बैठे, तो ऑटोमेटिक आपका संकेत जाएगा वहां पे। आप चाहे संकेत नहीं भी करना चाहो तो भी अगर आपने ऐसा कहा ना कि उस पेड़ पर पक्षी बैठे, तो आपका हाथ उसमें संकेत की तरह चला जाएगा, इसलिए उसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इसे सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे और उदाहरण देखो, जैसे देखो, जैसे सार्वनामिक के और उदाहरण, कोई लड़का बाहर बैठा है, कोई लड़का बाहर बैठा है। एक वाक्य तो ये रहा, एक वाक्य क्या है अपना कि कोई लड़का बाहर बैठा है। एक है कोई लड़के को बुला रहा है,
बुला रहा है। देखो अपने पास दो वाक्य हैं। अब हमसे पूछेगा बताओ इस कोई, ये कोई क्या है, ये कोई क्या है। ठीक है, कोई लड़का बाहर बैठा है, कोई लड़के को बुला रहा है। ठीक है, अब देखना आप, और एक और ले लेता हूं मैं। कोई घर में घुस गया, घुस गया, कोई घर में घुस गया। अब देखो हमसे यहां से ये पूछेगा कि बताओ ये कोई क्या है, ये कोई क्या है, ये कोई क्या है। अब देखना आप यहां पे, ठीक है, कोई कोई का प्रयोग हुआ है। अब इसमें देखो कोई लड़का बाहर बैठा है। अब यहाँ पे ये जो कोई है ना, कोई लड़का, कोई लड़का बाहर बैठा है। जैसे कोई बाहर बैठा है, मैं सिंपल सा कहता कि कोई बाहर बैठा है, तो वो कोई किसके स्थान पे आ गया, भाई लड़के के स्थान पे आ गया। मैंने कहा कोई बाहर बैठा है, कोई बाहर बैठा है। अगर मैं यही कहता कोई बाहर बैठा है, तो फिर मैं आपको ये कोई पूछता कि बताओ इस कोई में क्या है, कि ये कोई क्या है, कोई बाहर बैठा है, तो कोई क्या होता, सर्वनाम होता। अब ये क्या आ गया, ये लड़का क्या है, संज्ञा है। अब ये संज्ञा से पहले आया, ये संज्ञा से पहले आके उसकी विशेषता बता दी कि कोई लड़का बाहर बैठा है, तो ये अब ये यहाँ पे कोई क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। क्या ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पे। ठीक है, ये सर्वनाम कब होता, जब कोई बाहर बैठा केवल वाक्य होता, तो ये सर्वनाम होता। अब यहाँ पे देखना, कोई लड़के को बुला रहा है। अब ये जो कोई लड़के को बुला रहा है, अब ये जो कोई है ना, कोई क्या इस लड़के के लिए आया है क्या, नहीं, ये तो संज्ञा के स्थान पर ही आया है। ये यहाँ पे सर्वनाम है, क्योंकि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। क्योंकि आप इसकी जगह निश्चित कर लो और आप यहाँ पे लिख दो राम लड़के को बुला रहा है। देखो राम हो गया ना, तो ये तो राम, जैसे कि माना कि राम संज्ञा है और किसी को पता नहीं चला कि भाई राम बुला रहा है, श्याम बुला रहा है, नहीं पता चला, तो उन्होंने कह दिया कोई लड़के को बुला रहा है। तो यहां तो आप किसी संज्ञा को रख सकते हो इसकी जगह, जबकि आप इसकी जगह राम लड़का बाहर बैठा है, राम लड़का बाहर बैठा है, आप डायरेक्ट राम को ना फिर राम लड़का बाहर बैठा है कहने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ तो जो कोई आया है ये सार्वनामिक विशेषण है, जबकि यहाँ ये है ना संज्ञा के स्थान पर आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई घर में घुस गया। अब देखो यहाँ पे भी कोई घर में घुस गया, कोई घर में घुस गया। अब ये देखो कोई घर में घुस गया और इसकी जगह आप लिख दो चोर, चोर लिख दो, चोर घर में घुस गया। अब बताओ यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी घर क्या है, संज्ञा है, यहाँ पे भी लड़के क्या है, संज्ञा है। लेकिन आपको ये देखना है, अब ये पहचानेंगे कैसे हम कि ये जो संज्ञा है, देखो सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा। अब इसमें ये सिर्फ सार्वनामिक विशेषण है, तो क्योंकि ये जो कोई है ना, ये किसी संज्ञा के स्थान पर नहीं आया, बल्कि ये तो इसी के लिए आया है। ठीक है, जबकि ये जो शब्द है ना, ये संज्ञा के स्थान पे आया है। आप यहाँ पे कोई लड़के को बुला रहा है, जैसे वो निश्चित हो गया तो राम लड़के को बुला रहा है, तो यहाँ पे हम संज्ञा रख सकते हैं। जैसे कोई घर में घुस गया, ठीक है, अब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप इसकी जगह लिख दो चोर घर में घुस गया, तो चोर एक संज्ञा है और ये सर्वनाम चोर संज्ञा के स्थान पे आया है, जबकि यहाँ पे ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। क्या है ये, सार्वनामिक विशेषण है। देखो और हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे आप देखना, वह रात में, वह रात में पैदल चल रहा था, ठीक है, सिंपल सा उदाहरण। अब ऐसे से एक और उदाहरण, वह रात मुझे आज भी याद है, वह रात में पैदल चल रहा था, वह रात मुझे आज भी याद है। ठीक है, अब आप यहां पे देखना, वह रात में पैदल चल रहा था, वह रात में पैदल चल रहा था, ठीक है, वह रात में पैदल चल रहा था। अब ये यहां पे तो क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। ये तो क्या है, सर्वनाम है। भाई आप वह की जगह कोई संज्ञा रख दो, संज्ञा रख लो, आप राम रख लो, और आपने कहा राम रात में पैदल चल रहा था, तो बताओ सही है या नहीं। तो ये जो वह आया है, ये तो संज्ञा की जगह है। किसकी जगह है, संज्ञा की जगह है, तो ये तो क्या हो गया, अपने सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पे देखो, वह रात मुझे आज भी याद है, ये वह रात मतलब राम रात। अब ये इस वह की जगह आप कोई भी संज्ञा नहीं रख सकते, क्योंकि ये वह किसके लिए आया है, उस रात के लिए आया है। तो ये वह रात की जगह नहीं है, वह मुझे आज भी याद है। तो आप कहते तो भाई उस रात की बात कर रहे हैं, भाई किसी ने कहा कि यार उस रात हम बहुत डरे, फिर किसी ने कहा नहीं वह मुझे आज भी याद है, तो वो रात के लिए सो गया। लेकिन उसने कहा वह रात मुझे आज भी याद है,
तो फिर क्या हो गया, ये इस रात की विशेषता बता दी इसने। तो अपनी परिभाषा क्या थी, जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे नहीं आके, जैसे यहाँ संज्ञा के स्थान पे आया तो यहाँ तो सर्वनाम है, अब यहाँ पे क्या है, ये संज्ञा के स्थान पे नहीं आया जबकि संज्ञा से पहले आया और पहले आके उसकी विशेषता बता दी और इसमें संकेत भी हो रहा है कि वह रात मुझे आज भी याद है। तो फिर यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या फिर हम इसी को क्या कह देंगे दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने बात हुई दोस्तों किसके बारे में, विशेषण के बारे में बात हुई। हमने सिंपल से हमने आज विशेषण शुरू किए थे। हमने दोस्तों ये बात करी विशेषण के बारे में सबसे पहले कि विशेषण कहेंगे किसे, तो हमने एक वाक्य से हमने अपनी बात प्रारंभ करी थी कि विशेषण कैसे कहेंगे। तो विशेषण किसे कहेंगे, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो कहलाते हैं विशेषण, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। फिर इसमें हमने क्या करी, इन्हीं की परिभाषा देखी और इनके उदाहरणों के बारे में हमने क्या करी थी, बात करी थी। फिर दोस्तों उसके बाद में हमने देखा कि अगर विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाता है, अगर विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाता है तो वो कहलाता है उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण, विशेषण विशेष्य कहलाता है। और अगर विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में किया जाता है तो वो कहलाता है विधेय विशेषण। क्या कहलाता है दोस्तों, वो विधेय विशेषण। हम विधेय विशेषण की बात भी हम यहाँ पे आगे कर चुके थे, ये रहा विधेय विशेषण। अगर विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में किया जाता है तो कहलाता है विधेय विशेषण, और अगर विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाता है तो वो कहलाता है उद्देश्य विशेषण। फिर दोस्तों हमने बात करी विशेषण की अवस्था के बारे में, बात करी कि विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी से किसी की कोई तुलना नहीं की जाती है, जबकि उत्तरावस्था में 2 के मध्य तुलना होती है, और उत्तमावस्था में अनेक संज्ञाओं से उसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, इसमें तर प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसमें तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उत्तरावस्था के बारे में बात करी थी कि उत्तरावस्था किसे कहेंगे। दोस्तों हम यहां थोड़ी सी गलत लिख दिया है, देखो इसको देखो, ये हम उत्तरावस्था यहाँ पे पढ़ रहे थे और मैंने गलती से यहाँ पे उत्तमावस्था लिख दिया, तो ये यहाँ पे उत्तमावस्था नहीं है दोस्तों, आप गलती सुधार कर लें, ये उत्तमावस्था नहीं, हम बात उत्तरावस्था की कर रहे हैं। ये फ्लो में गलत निकला है मेरे मुंह से। उत्तरावस्था, हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, कौन सी अवस्था में करते हैं, उत्तरावस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, न कि उत्तमावस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊंचा मूलावस्था है, उच्चतर क्या हो गया, उत्तरावस्था। उत्तमावस्था में तो हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तम प्रत्यय। ये देखो यहाँ पे लिखा है हमने, जैसे उच्च मूलावस्था, उच्चतर उत्तरावस्था और उच्चतम उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तमा अवस्था हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने आगे बात करी कि अगर उत्तमा अवस्था में हम क्या करें, आगे अगर सर्व लगा रहे हैं तो फिर पीछे आपको तम लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सर्वोच्च, सर्वोच्च अपने आप में क्या है, उत्तमा अवस्था है। अब उसके बाद आप अगर सर्वोच्चतम लिखते हो तो ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या फिर आप क्या लिखो, उच्चतम लिखो। ठीक है, उच्चतम आपका सही हो जाएगा, ये उसकी क्या हो जाएगी, उत्तमा अवस्था हो जाएगी। एक श्रेष्ठ अपने आप में विशेषण की उत्तमा अवस्था, ये हमने बात करी। अगर आप श्रेष्ठतम लिखते हो तो भी गलत है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ लिखते हो तो भी गलत है, श्रेष्ठतम लिखते हो तो भी गलत है, क्योंकि श्रेष्ठ अपने आप में विशेषण की दोस्तों कौन सी अवस्था है, उत्तमा अवस्था है। ठीक है, ये हमने अवस्थाओं की बात करने के बाद में विशेषण के भेद के बारे में बात करी थी। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। फिर दोस्तों हमने अलग से व्यक्तिवाचक के बारे में बात करी कि कुछ विद्वान 5वां भेद व्यक्तिवाचक मानते हैं, लेकिन हमने इसको किसके अंदर पढ़ा है, गुणवाचक विशेषण के अंदर इस पढ़ा है। अगर आपके व्यक्तिवाचक ऑप्शन में आता है तो आप उसकी जगह व्यक्तिवाचक करोगे, अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक ही नहीं है तो आप उसकी जगह गुणवाचक विशेषण कर सकते हो। जैसे जयपुरी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, ये आदि किसमें आ जाएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर गुणवाचक विशेषण की हमने बात करी कि गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, आकार, ये इसमें किसमें आ जाएंगे, गुणवाचक में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करी। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण की बात करी कि संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या होता है। फिर हमने परिमाणवाचक की, परिमाणवाचक भी निश्चित और अनिश्चित होता है। उसके बाद निश्चित संख्यावाचक में अंतर जानना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर जानना है तो आपको क्या करना है, ये भी हमने सिंपल भाषा में बात करी। फिर उसके बाद हमने सार्वनामिक विशेषण के बारे में बात करी। दोस्तों यहाँ पे हमको चौकन्ना रहना है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में गलती होने की बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और आपके सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, उसमें भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हो सकते हैं और एक निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज की इस क्लास में बात करी किसके बारे में, विशेषण के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूं कि विशेषण आपको, अगर ये क्लास आप पूरी देखते हो तो आपको
उम्मीद क्या करता हूं 100% आपको विशेषण समझ में आने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों आप इस क्लास को पूरी देखें, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।